सर मेरे एक क्वेश्चन ये है कि मुझसे एक पेशेंट ने ये पूछा है कि अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम हो तो क्या उससे इक्सी कर सकते हैं, और अगर इक्सी होगी तो क्या अच्छा एम्ब्रियो बनेगा, उसके बैठने के चांसेस रहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम इसका आंसर ये है कि हम इक्सी करते ही क्यों हैं। और जो सीमेन एनालिसिस हमारे पास आया हस्बैंड का, यदि उसका काउंट कम है या काउंट ठीक है और उसकी मोटिलिटी कम है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो कारण है उसका नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होने देने का। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल प्रेगनेंसी अंदर होती है उसका मैं आपको, ये बच्चेदानी है, ये नलियां हैं इस तरफ और इस तरफ, ये यहाँ से अंडा निकलता है और यहाँ पर केवल स्पर्म यहाँ छूटते हैं। अब ये भी पूछा जाता है कि बहुत सारा हम सीमेन, जब इंटरकोर्स होता है तो सीमेन जब हम बाहर आते हैं तो बहुत सारा सीमेन बाहर आ जाता है, ये नॉर्मल है, इसको कॉइटस इफ्लुएंस बोलते हैं। इससे बच्चे नहीं होने का ये रीज़न नहीं है। तो सारा स्पर्म सर्विक में, बच्चेदानी की नली में ही, बच्चेदानी की ग्रीवा में, मतलब इस जगह पर योनि में गिरता है। इसमें चाल होती है, ये चल के इधर तक आता है और ये अंडे यहाँ तक, ये दोनों का जो यूनियन है वो बच्चेदानी की नलियों के आउटर पार्ट में होती है, इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें यदि इस पेशेंट का स्पर्म की क्वालिटी में, जब हम सीमेन एनालिसिस कर रहे हैं, मोटिलिटी कम है। मोटिलिटी कहाँ से आती है? एनर्जी से आती है। एनर्जी कहाँ से आती है? जो स्पर्म होता है उसको यदि आप स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर उसके माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है एनर्जी की फैक्ट्री। इसमें प्रॉब्लम होती है। ये प्रॉब्लम क्यों होती है? ये काफ़ी हद तक उसका जो स्ट्रक्चर, हस्बैंड का जेनेटिक बोल लो, जो भी बोलो, उसके कारण यहाँ से होती है। अब जब ये मोटिलिटी कम हो, मतलब इसकी चाल कम हो, तो ये यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगी। जब ये नहीं जाएगी तो यहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तब ये पेशेंट हमारे पास आते हैं आईवीएफ के लिए। अब जब हम इसका आईवीएफ करते हैं तो हम यहाँ से इसका अंडा बाहर निकालें, इनके हस्बैंड का स्पर्म लिया। अब यदि हमने इनके अंडे को और स्पर्म को इकट्ठा रख दिया और इसकी मोटिलिटी यदि कम है तो इस अंडे से कोई नहीं मिलेगा, तो फर्टिलाइजेशन फेलियर होगा। अब आप आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन फेलियर भी नहीं चाहते हैं तो क्या करते हैं? ऐसे केसेस में हम इस अंडे को एक सक्शन नलिका द्वारा पकड़ के, इनके जो मोटिलिटी कम वाले जो स्पर्म हैं, जो दिखने में ठीक हो मॉर्फोलॉजिकली, उनको हम एक इंजेक्शन के द्वारा भीतर प्रवेश करवाते हैं। ये देखा गया है कि इवन इमोटाइल जीवित स्पर्म या बहुत कम मोटाइल जीवित स्पर्म को यदि आप इक्सी द्वारा भीतर भेजेंगे तो इसका सक्सेस रेट कन्वेंशनल आईवीएफ से बेटर रहता है। मतलब भ्रूण बनने की संभावना ज़्यादा अच्छी रहती है। अब आप बोलेंगे कि ये स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं थी और आपने इक्सी किया तो इसका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम वाले स्पर्म को अंदर डालने से एम्ब्रियो भी खराब बनना चाहिए। नेचर क्या करता है? बहुत सारे स्पर्म के डिफेक्ट का रिपेयर भी करता है। जब ये रिपेयर वर्क होता है मेल के गैमीट में, तो जो रिपेयर्ड गैमीट है और जो एग का मिलन है, उससे जो एम्ब्रियो बनता है उससे ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। जरूरी नहीं कि हर ब्लास्टोसिस्ट से प्रेगनेंसी हो, क्योंकि हर ब्लास्टोसिस्ट 50 to 60% जेनेटिकली अच्छे होते हैं, पर 30 to 40% जेनेटिकली एबनॉर्मल भी हो सकते हैं, जिससे प्रेगनेंसी नहीं भी हो सकती है। पर यदि ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट तक जाता है, मतलब उसने डे 2 डे 3 क्रॉस किया, इसका मतलब ये खुद को संभालने के लायक है, तो इसमें प्रेगनेंसी की संभावना ज़्यादा होगी। जो ये क्वेश्चन है उसमें हम जब मोटिलिटी देखते हैं, उस मोटिलिटी में कन्वेंशनल आईवीएफ और आईयूआई अधिकतर फेल होते हैं।
ऐसे स्पर्म का जब हम इक्सी करते हैं उसमें अधिकतर रिपेयर वर्क होके एम्ब्रियो बन के ब्लास्टोसिस्ट बनता है। मतलब ऐसे केसेस जिसमें कि मोटिलिटी कम हो, इक्सी इज़ द सॉल्यूशन। और ऐसा पहले सोचा जाता था कि इक्सी करने से एम्ब्रियो की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। वो एम्ब्रियो बनते ही नहीं जिनकी क्वालिटी ख़राब होती है, वो यहाँ रुक जाते हैं डे 2 डे 3 में। जो बेटर होता है वही क्रॉस करके जाता है। तो हम जो ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं इक्सी में, तो जो ब्लास्टोसिस्ट बना 50 to 60% वो अच्छा रहता है। इसका मतलब इवन इमोटाइल स्पर्म हम उसमें जीवित है कि नहीं वो यदि टेस्ट कर सके, लेस मोटिलिटी वाला स्पर्म यदि हम उसको इक्सी में यूज़ करें तो ये प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा देती है। मेरे ख्याल से ये आंसर हुआ आपके जो क्वेश्चन का। थैंक यू सर। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।